स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि बीएनएसएस पढ़ते वक्त इतनी कंफ्यूजन क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा रीजन है फाउंडेशन का क्लियर ना होना। किसी भी लॉ को समझने से पहले उसका बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है और बीएनएसएस भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स डायरेक्टली सेक्शन से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं से कंफ्यूजन और गैप क्रिएट हो जाता है। इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। फिर स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसीजर को लॉजिकली ब्रेक डाउन करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देंगे जिससे बीएनएसएस समझना इजी हो जाएगा। अगर आप बीएनएसएस को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एक मर्डर केस और एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? क्या सिर्फ ऑफेंस का नेचर अलग है या पूरा लीगल सिस्टम ही एक अलग तरीके से काम करता है? ये आज का वीडियो आपकी इस कंफ्यूजन को परमानेंटली क्लियर कर देगा। बेसिकली हमारे पास दो तरह के जस्टिस सिस्टम हैं। फर्स्ट इज अ सिविल जस्टिस सिस्टम एंड सेकंड वन इज अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अगर आपको बीएनएसएस या किसी भी क्रिमिनल लॉ को समझना है तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल है, क्राइम होता किसके अगेंस्ट में है? फॉर एग्जाम्पल, क्राइम का नेचर क्या है? अगर किसी पर्सन का मर्डर कमिट होता है या फिर किसी विमेन के साथ रेप कमिट होता है तो क्या ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट ऑफेंस है? आंसर है नहीं, ये ऑफेंस स्टेट के अगेंस्ट माना जाता है क्योंकि यहाँ पर स्टेट की ड्यूटी है अपने हर सिटीजन को प्रोटेक्ट करना। इसीलिए क्रिमिनल केसेस में गवर्नमेंट पार्टी बन जाती है और केस होता है स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड। यहाँ पर विक्टिम को गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम सिविल केसेस को देखें, सिविल केसेस जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, ये क्या है? तो ये सारे मैटर कंसीडर किए जाते हैं प्राइवेट डिस्प्यूट। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेट कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, इसीलिए केस होता है इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल। नेक्स्ट और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आप अपने केस को खुद खत्म कर सकते हैं? यानी कि क्या आपके पास राइट है अपने केस को विड्रॉ करना? तो क्या कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है? तो अगर मैं सिविल केसेस की बात करूं तो आंसर है यस, आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, सेटलमेंट भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं क्रिमिनल केसेस की बात करूं तो जनरली आंसर है नो, क्योंकि ये ऑफेंसेस स्टेट के अगेंस्ट में माने जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कुछ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जहां पर कॉम्प्रोमाइज अलाउड है, लेकिन वो मोस्टली माइनर ऑफेंसेस होते हैं। लेकिन अगर बात हो मर्डर या रेप जैसे ऑफेंसेस की तो यहाँ पर आप केस विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और इवन हमने कोर्ट्स को भी एक लिमिटेड पावर दे रखी है, यानी कि क्वाशिंग की पावर जनरली सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। अगर कोई पर्सन अपनी एफआईआर को क्वाश करवाना चाहता है तो उसे डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच करना होगा। क्वाशिंग की पावर इवन हमने सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी नहीं दे रखी है। नेक्स्ट, सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपको एंड में मिलता क्या है? अगर मैं क्रिमिनल लॉ को देखूं तो यहाँ क्रिमिनल लॉ का एम होता है पनिशमेंट, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट, फाइन, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी। लेकिन आज की अगर मॉडर्न अप्रोच को देखा जाए तो हमने ज्यादा रिफॉर्मेशन पर ध्यान दिया है, इसीलिए नए लॉज में कम्युनिटी सर्विस जैसी पनिशमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये रखा गया है कि किसी पर्सन को जेल भेजना जरूरी नहीं है, क्या पता सोसाइटी के कामों में लगाकर उसको रिफॉर्म भी किया जा सके। लेकिन अगर मैं सिविल केसेस की बात करूं तो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट होता है कंपनसेशन, डैमेजेस, रिलीफ।
तो सिविल केसेस पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर विक्टिम को कंपनसेट या उसके डैमेजेस को ही फुलफिल किया जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है, यानी कि पर्सन को किस एक्सटेंट तक अपने केस को प्रूव करना है। सो बेसिकली अगर मैं क्रिमिनल केसेस की बात करूं तो दो तरह के स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ देखे जाते हैं। पहला है बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट, दूसरा है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड द शेड ऑफ डाउट का मतलब है कि आपको अपने केस को 100% प्रूफ करना है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्रिमिनल केसेस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हमेशा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर बेनिफिट अराइज हो, अगर डाउट अराइज हो तो वह किसके फेवर में जाएगा। वो हमेशा फेवर में जाता है एक्यूज्ड के। लेकिन अगर मैं सिविल केसेस की बात करूं तो यहां पर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी जो वर्जन ज्यादा लॉजिकल और प्रोबेबल लगता है कोर्ट उसे ही एक्सेप्ट करती है। यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ में डिफरेंस है सिविल में भी और क्रिमिनल में भी। क्रिमिनल में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हायर रखा गया है एज कंपेयर टू सिविल केसेस। तो अब हम समझ गए होंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्रिमिनल प्रोसीजर को समझने के लिए या फिर सिविल प्रोसीजर को समझने के लिए दोनों का बेसिक डिफरेंस समझना हमारे लिए जरूरी था। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी कोर्ट को जो है वो ट्रायल कोर्ट कंसीडर किया जाता है और कौन सी कोर्ट्स को ट्रायल कोर्ट कंसीडर नहीं किया जाता है। मतलब किस कोर्ट के पास राइट है केस को ट्राई करने का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्या हाई कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट है, यानी कि हाई कोर्ट के पास राइट है कि वो किसी केस का ट्रायल चला सकती है। तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, यानी कि जहां पर कोर्ट के पास ओरिजिनली राइट होता है कि वो केस का ट्रायल चला सकती है। सेकंड वन होता है हमारे पास एपिलेंट जुरिडिक्शन, यानी कि जहां पर किसी केस की अपील जाती है तो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, उसे हम कंसीडर करते हैं एपिलेंट जुरिडिक्शन। थर्ड वन होता है हमारे पास रिविजनल जुरिडिक्शन, यानी कि जहां पर किसी केस की रिवीजन जाती है वो कौन सा जुरिडिक्शन कंसीडर किया जाता है, वो कंसीडर किया जाता है रिविजनल जुरिडिक्शन। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या कहीं पर मेंशन है कि ये ऑफेंस ट्राइबल बाय द हाई कोर्ट है। अगर हम शेड्यूल में जाते हैं BNSS के, यानी कि पहले हम CRPC को मेंशन करते थे, तो वहां पर कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि इस ऑफेंस का ट्रायल जो है वो हाई कोर्ट चलाएगी, यानी कि हमने हाई कोर्ट को ऐसी कोई डायरेक्ट पावर नहीं दी है। लेकिन अगर हम सेक्शन 407 ऑफ CRPC और सेक्शन 443 ऑफ BNSS में जाते हैं तो वहां पर हाई कोर्ट के पास रिवीजन में हमने ये पावर दे रखी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इस केस का ट्रायल जो है वो हाई कोर्ट को चलाना चाहिए तो हाई कोर्ट उसे रिवीजन में बुलाकर उस केस का ट्रायल चला सकती है। लेकिन ओरिजिनली हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो किसी भी स्पेसिफिकली केस का ट्रायल चला सके। तो हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट है, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में जहां वो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन जो है वो एक्सरसाइज करती है और किसी भी केस का ट्रायल चला सकती है। लेकिन अगर हम इसके स्टार्क ऑपोजिट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जाएं तो वहां पर स्पेशली हमने हाई कोर्ट्स को ऐसी पावर दे रखी है। लेकिन क्रिमिनल कोर्ट में ओरिजिनली हाई कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो ट्रायल चला सके, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में अपना ये राइट एक्सरसाइज कर सकती है और ट्रायल भी चला सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट है? तो इसका साफ आंसर है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। ये पावर सिर्फ हमने हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स को दे रखी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हमने किसी भी सर्कमस्टांसिस में ये पावर नहीं दे रखी कि उसको एज अ ट्रायल कोर्ट कंसीडर किया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट हैं? सो आंसर है यस। अगर हम BNSS के शेड्यूल में जाते हैं तो वहां पर हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि कौन से ऑफेंसेस को कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करेगा, कौन कौन से ऑफेंसेस को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ट्रायल करेगा, कौन से ऑफेंसेस को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ट्रायल करेगा और कौन से ऑफेंसेस को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा। तो वहां पर हमने ये चीजें स्पेसिफिकली मेंशन कर रखी हैं। सो कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ट्रायल कोर्ट कंसीडर किया जाता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। अब अगर हम CRPC की बात करें तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट मेंशन था, यानी कि अगर किसी भी एरिया की पॉपुलेशन 10 बिलियन से ज्यादा है तो उसे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स जो है वो बनाया जाता था। लेकिन BNSS ने इस चीज को अबोलिश कर दिया है, यानी कि एट प्रेजेंट टाइम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज होता है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, क्या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास ट्रायल चलाने की पावर है? तो इसका साफ आंसर है नहीं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, यानी कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है वो ट्रायल नहीं चला सकता। इवन हमने CRPC और BNSS में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अगर कहीं पर भी वर्ड एनी मैजिस्ट्रेट यूज किया गया है तो वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को एक्सक्लूड करके चलेगा, यानी कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास हमने ट्रायल चलाने की पावर नहीं दे रखी है। तो इन सब के बाद हमें अब समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से कोर्ट्स के पास ट्रायल की पावर है और कौन कौन से कोर्ट के पास ट्रायल की पावर नहीं है। चलिए सबसे पहले अब हम कुछ लीगल टर्म्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे जो आपकी पूरी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अगर आपको क्रिमिनल लॉ टफ लगता है तो शायद प्रॉब्लम लॉ में नहीं है, प्रॉब्लम है लीगल टर्म्स में, क्योंकि जब तक आपको बेसिक टर्म्स समझ में नहीं आएंगी तब तक BNSS या कोई भी क्रिमिनल लॉ समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑफेंस से। ऑफेंस होता क्या है, ऑफेंस का सिंपल मतलब क्या है? ऐसा कोई भी एक्ट जो लॉ के अगेंस्ट हो या फिर हम कह सकते हैं जो पनिशेबल बाय लॉ हो उसे ऑफेंस कहा जाता है, जैसे कि थेफ्ट, मर्डर, चीटिंग। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं ऑफेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि जनरल और स्पेशल लॉ में क्या डिफरेंस है? क्या जनरल लॉ वो होते हैं जो सब पर इक्वली एप्लीकेबल होते हैं? आंसर है यस। जनरल लॉ हमेशा सब पर इक्वली एप्लीकेबल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा IPC हो गया, अब जिसको हम भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानते हैं, हमारा BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। तो ये सारे हमारे पास जनरल लॉज हैं जो सब पर जनरली एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन अगर मैं स्पेशल लॉ की बात करूं तो वो स्पेसिफिक सिचुएशन या फिर पर्सन्स के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटी करप्शन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ये हमारे पास स्पेशल लॉज हैं। अगर किसी पर्सन को कोर्ट में अप्रोच करना है और वो जो ऑफेंस के लिए अप्रोच करना चाहता है वो जनरल लॉ में भी मेंशन है, वो स्पेशल लॉ में भी मेंशन है, तो वो कौन से लॉ में अप्रोच करेगा? तो वो हमेशा स्पेशल लॉ में जाएगा, जनरल लॉ में नहीं जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि
हम कौन से लॉ में अप्रोच करेंगे। सो इसका क्लियर आंसर है कि अगर कोई भी टॉपिक आपके जनरल लॉ में भी मेंशन है, आपके स्पेशल लॉ में भी मेंशन है, अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं तो जनरल लॉ में भी उसका प्रोसीजर दे रखा है और स्पेशल लॉ में भी प्रोसीजर दे रखा है, तो आप हमेशा स्पेशल लॉ को प्रेफर करेंगे, जनरल लॉ को प्रेफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो यहाँ पर अराइज होता है कि अगर जनरल लॉ में उस ऑफेंस की पनिशमेंट ज्यादा है लेकिन स्पेशल लॉ में उसकी पनिशमेंट कम है, तो आप कौन से लॉ में जाओगे। तो इस केस में भी आप स्पेशल लॉ में ही जाओगे चाहे वहां पर पनिशमेंट कम है। सो इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मुझे लगता है आज आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। सो पनिशमेंट का भी ज्यादा होना मैटर नहीं करता है। अगर जनरल लॉ आपको ज्यादा पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है और स्पेशल लॉ कम पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तब भी आप स्पेशल लॉ में ही अप्रोच करेंगे, आप जनरल लॉ में अप्रोच नहीं करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ में क्या डिफरेंस है। सब्सटेंटिव लॉ बताता है ऑफेंस क्या है और उसकी पनिशमेंट क्या होगी, लेकिन प्रोसीजर लॉ बताता है कि केस का प्रोसेस कैसे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बीएनएस की बात करूं तो बीएनएस हमें बताएगा कि मर्डर की डेफिनेशन क्या है और अगर कोई पर्सन मर्डर कमिट करता है तो उसको कितने साल की सजा दी जाएगी। लेकिन प्रोसीजर क्या होगा, यानी कि कैसे एफआईआर होगी, कैसे उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, कोर्ट में केस कैसे जाएगा, कोर्ट कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा। ये सारी चीजें कहाँ पे मेंशन है, बीएनएसएस में मेंशन है। ये डिफरेंस होता है प्रोसीजर और सब्सटेंटिव लॉ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से हैं। बेलेबल ऑफेंसेस हैं जहां बेल मिलना पर्सन का राइट होता है, जो कि माइनर ऑफेंसेस होते हैं, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल देना कोर्ट का डिस्क्रेशन है। वहां पर पर्सन एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे बेल मिलनी ही मिलनी चाहिए, तो वहां पर डिपेंड करेगा किस पे, कोर्ट पे, कि बेल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में। जहां पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं वो हैं हमारे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में पार्टीज के पास राइट नहीं होता कि वो कॉम्प्रोमाइज कर सके। अब ये चीजें मेंशन कहाँ पर हैं, क्या बीएनएस हमें बताता है कि कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं और कौन से नॉन कंपाउंडेबल हैं। इसका आंसर है नहीं, ये बताता है हमें बीएनएसएस, यानी कि पहले सीआरपीसी बताता था, उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन था, सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी, जहां पर पर्टिकुलर मेंशन है कि कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं और कौन से नहीं हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जहां पर पुलिस विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है और डायरेक्ट एफआईआर भी रजिस्टर हो सकती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं जहां पर पुलिस को पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसी के बाद प्रोसेस कंटिन्यू किया जाएगा। तो अब सोचिए, ये बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं होंगे तो आप प्रोसीजर समझोगे कैसे। तो इसीलिए ये टर्म्स आपकी फाउंडेशन है। मुझे लगता है कि हमने सारी टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस कर लिया है और ये वीडियो आपके एग्जाम्स में ज़रूर काम आएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर सही लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।